हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ जनरल जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक, यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी फॉर्म में आपको समझाया जा सके। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी शॉर्ट में से बोलते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, राइट। हिंदी में कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे वर्ड है ग्रॉस, ग्रॉस का क्या मतलब है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ये 3-4 वर्ड्स है, ठीक है, जिसके मीनिंग्स हमें समझने पड़ेंगे कि ग्रॉस का मतलब क्या है। देखिए, ग्रॉस का मतलब हुआ ग्रॉस वैल्यूज, राइट, ग्रॉस वैल्यूज। तो ग्रॉस वैल्यूज माइनस डिप्रिशिएशन इक्वल टू नेट वैल्यू। दैट मीन्स इस ग्रॉस में ये डिप्रिशिएशन ऐड है, राइट। तो ग्रॉस के अंदर डिप्रिशिएशन भी है। ये डिप्रिशिएशन है क्या, जो इसको माइनस करने पे नेट वैल्यूज आ रही है। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन क्या होता है कि जैसे जनरली किसी वस्तु का रेगुलर वियर एंड टियर्स, दैट इज यूजेस, उपयोग करने से वो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। पैसेज ऑफ टाइम, समय के पास होने से, समय बीतने से किसी वस्तु के वैल्यूज़ में गिरावट आती है, कमी आती है, वो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, समटाइम टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे सपोज कि एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन मई जून के मंथ में लॉन्च हुआ नया प्रोडक्ट, लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद उस फ़ोन में कुछ नई अपडेट आ गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई, राइट। जो पुराना जो स्टार्ट हुआ था मई जून में फ़ोन, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, राइट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब वो प्रोड्यूस हुआ था तब उसकी ग्रॉस वैल्यू ली गई थी। उसके बाद डिप्रिशिएट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई। तो उसकी वैल्यू जब डिप्रिशिएट हो गई, क्यों, क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसके बाद उसकी नेट वैल्यू रह जाएगी। तो ग्रॉस वैल्यूज़ के अंदर डिप्रिशिएटेड वैल्यूज़ होती है। जैसे कोई अगर एलईडी बल्ब कोई फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो जब वो प्रोड्यूस करती है तो टोटल आउटपुट की वैल्यू लेती है, लेकिन आगे जब वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, कंज्यूमर तक जाता है, तो कुछ उसमें जो बल्ब हैं वो लाइट्स वो फ्यूज़ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसकी नेट वैल्यूज़ ही रहती है, राइट। तो इसीलिए जनरल वियर एंड टियर से जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। टाइम के बीतने से, पैसेज ऑफ टाइम, अगर पुराना हो गया तो हम लोग बात करते नहीं कि ये ओल्ड मॉडल है, तो ओल्ड मॉडल के कारण ये चेंज हो गया, या चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण, तो वैल्यू डिप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए ग्रॉस और नेट का डिफरेंस यही है, ग्रॉस वैल्यूज माइनस डिप्रिशिएशन इक्वल टू नेट। तो बेसिकली ग्रॉस के अंदर नेट आ गया, ग्रॉस। दूसरा वर्ड है मार्केट वैल्यूज। मार्केट वैल्यूज क्या हुआ, मार्केट प्राइस ये हो गया, इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है किसी वस्तु का, कोई जो गुड्स है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जो टोटल एक्सपेंसेस आया है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। जो गुड्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स है। 4 फैक्टर्स कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर आर रिक्वायर्ड। उस फैक्टर की जो प्राइस होगी, कॉस्टिंग होगी, लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। तो सम टोटल ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फिर वो जब वो मार्केट में आता है तो उसके ऊपर टैक्स भी यूज होती है, टैक्स इम्पोज होती है, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, राइट। जैसे कोई गुड्स है, वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोड्यूस होने के बाद फैक्ट्री जो फैक्टर कॉस्ट के बाद उसके ऊपर टैक्स आती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि एमआरपी, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इंक्लूड्स ऑल टैक्स, टैक्स उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो वही फैक्टर कॉस्ट इजकल टू NIT, राइट, प्लस NIT। अब ये क्या होता है NIT? तो NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडरी। अब ये सब्सिडरी क्या हो गया? ये गवर्नमेंट अपनी ओर से जो फाइनेंशियल हेल्प देती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी। जैसे सपोज कि आप गैस सिलेंडर्स लेते हैं, राइट, तो जो गैस सिलेंडर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्लस टैक्स यूज हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टैक्स के बाद आपके घर में जो गुड्स आप परचेज कर लेते हो, फिर आपके अकाउंट में गवर्नमेंट एक सब्सिडरी ट्रांसफ़र करती है। तो टैक्स जो हुआ वो गवर्नमेंट की इनकम होगी। ये जो इनकम है ये गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र होती है, राइट। लेकिन फिर गवर्नमेंट हमें देती भी है ना ये अकाउंट में। तो गवर्नमेंट्स की जो नेट क्या लगा, इनडायरेक्ट माइनस दिस। अगर सपोज कि 50 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे 50 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्स है, 10 रुपीज़ हमारा सब्सिडरी है, तो नेट कितना आ गया? 40 इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो इसके ऊपर लगा, क्योंकि 50 रुपीज़ गवर्नमेंट ने लिया, फिर 10 रुपीज़ गवर्नमेंट ने दे दिया, दैट इज कॉल्ड 40। अगर सम टाइम सब्सिडरी ज़ीरो हो, हर गुड्स पे नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा? अगर सब्सिडरी ज़ीरो होगी तो NIT इजकल टू IT, दोनों बराबर होगा, राइट। तो मार्केट प्राइस के अंदर फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT ऐड होता है। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यूज, 2 वर्ड्स क्लियर हो गए। ग्रॉस, इसके अंदर डिप्रिशिएटेड वैल्यूज भी होती है, डिप्रिशिएशन भी होता है ऐड, राइट। और दूसरा मार्केट वैल्यूज। अब थर्ड वर्ड है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आप समझ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु, राइट, अंतिम वस्तु। फाइनल गुड्स यूज फॉर फर्स्ट कंजम्पशन के लिए, जिसका यूज कंजम्पशन के लिए होता है। कंजम्पशन कौन करता है? तो बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों करेगा कंजम्पशन? क्योंकि उसकी नीड्स है, वांट्स है, उस नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए वो कंजम्पशन करता है, तो कंजम्पशन। दूसरा इन्वेस्टमेंट, यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फॉर्म और इंडिविजुअल भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट। क्यों करेगा? इनकम जनरेशन के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे सपोज कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड्स, कार अगर परचेज करते हैं, कोई हाउस होल्ड परचेज करता है, तो वो अपने नीड्स के लिए लेता है, वांट्स के लिए लेता है, वांट्स को फुलफिल करने के लिए लेता है। कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, उसका मोटिव क्या है? टैक्सी ड्राइवर कार परचेज करता है इनकम जनरेट करने के लिए, तो ये इसका मोटिव हो गया इन्वेस्टमेंट। तो अंतिम वस्तु का मोटिव हो गया यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दो। जैसे अभी मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि वीट, गेहूँ 100 kg प्रोड्यूस हुआ किसी फार्मर के पास, और फार्मर ने फार्मर से मिलर परचेज कर लेता है, जो फ्लावर मिलर है, जो आटे बनाते हैं, आटा बनाने वाली जो मिल है, उन्होंने परचेज करके 100 kg सपोज आटा उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब वो आटा जो है फ्लावर 70 kg
कंजम्पशन के लिए मार्केट में आ गया, उन्होंने पैक करके मार्केट में डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया, डैट इज अ कंजम्पशन के लिए। तो ये क्या हो गया, 70 kg इज अ फाइनल गुड्स। इसकी वैल्यू, इस 70 kg की वैल्यू नेशनल इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होगी। दूसरा क्या हो गया, 30 kg बच गया, 100 में से 30 kg। 30 kg को ब्रेड वाली कंपनी जो है फॉर्म उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब उससे ब्रेड बनाया, तो ब्रेड क्या हो गया, फाइनल गुड्स। अब यहाँ पे ब्रेड की वैल्यू ऐड होगी, ना कि इस 30 kg वीट की वैल्यू ऐड होगी। इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसकी ब्रेड की वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी। अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है, इस ब्रेड को ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले परचेज कर ले, तो उस केस में क्या होगा, ब्रेड पकौड़ा इज अ फाइनल गुड्स, क्योंकि वो कंजम्पशन के लिए जाएगा, राइट, वर्ड कंजम्पशन। तो जब भी गुड्स कंजम्पशन के लिए जाता है या इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाता है, तो वो फाइनल गुड्स होता है, अंतिम वस्तु होती है, और उसी की वैल्यू जीडीपी में कैलकुलेट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 30 kg जो वीट्स है उसका यूज़ हुआ ब्रेड बनाने के लिए। तो ये ब्रेड जो फैक्ट्री है उसके लिए 30 kg क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स। तो इसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी उसमें जीडीपी में, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू यहाँ भी ऐड कर लें हम आउटपुट में और यहाँ भी कर लें तो डबल काउंटिंग की केस आ जाएगी। एक गुड्स को हम 2 times ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमारी जीडीपी की जो फिगर आएगा वो डिफरेंस आएगा, वो हमारा रियलिस्टिक नहीं होगा। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स की वैल्यूज जीडीपी में ली जाती है। तो ग्रॉस समझ में आ गया, क्लियर है। मार्केट वैल्यूज क्लियर है, क्योंकि उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, आप इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी ले सकते हैं, सब्सिडी का पार्ट अगर कंफ्यूजन हो तो आप ओनली इनडायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं। टैक्स इंक्लूड करके फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स इंक्लूड करने से मार्केट प्राइस आता है। मार्केट प्राइस ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गया, डोमेस्टिक एरिया, ठीक है, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, और उसे हम फिजिकल ईयर भी बोलते हैं। फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे जैसे इंडिया में क्या है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। तो उस 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बिटवीन जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, उसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यूज जीडीपी एमपी कहलाएगी, राइट। ग्रॉस मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, राइट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इसे हिंदी में क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार कीमत, मार्केट वैल्यूज पर कुल मौद्रिक मूल्य, दैट मीन्स मॉनेटरी वैल्यूज, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी कहलाती है, राइट। बेसिकली क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष में जो फिजिकल ईयर है, ठीक है, जो फिजिकल ईयर है दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके बिटवीन किसी देश के, अगर भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की जो भौगोलिक सीमा हमारी है, ठीक है, उस सीमा के अंदर जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होगा, फाइनल गुड्स, राइट, फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस होगा, गुड्स एवं सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यूज होगा, बाजार मूल्य, ठीक है, पर कुल मौद्रिक मूल्य, बाजार कीमत पर जीडीपी एट एमपी कहलाएगी, राइट। दैट इज ग्रॉस, क्लियर है। ग्रॉस का मतलब हो गया कि ग्रॉस के अंदर डिप्रिसिएटेड वैल्यूज भी है, राइट, जो वैल्यूज डिक्लाइन करती है ड्यू टू दिस रीजन से, राइट। मार्केट वैल्यूज है क्योंकि इस पर टैक्स इंक्लूड है, राइट।
तो मार्केट वैल्यूज पे नहीं, दैट इज अ मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जब किसी गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी। क्लियर? ग्रॉस मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the domestic territory of a country during a accounting year, fiscal year. Clear? अब दूसरी तरफ है GNP, MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ देखिए, ग्रॉस तो वही है, MP वही है, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यूज पे, वर्ड चेंज है N। यहाँ क्या था? D, डोमेस्टिक, यहाँ है N, दैट इज एन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? नॉर्मल रेसिडेंट। बस इस दोनों डेफिनेशंस में डिफरेंस यही है, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखिए, दो वर्ड्स हैं, नॉर्मल रेसिडेंट या निवासी, किसी देश के निवासी, और एक वर्ड होता है सिटीजनशिप, नागरिक। दोनों में डिफरेंस है। सिटीजनशिप और नॉर्मल रेसिडेंट दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। जो सिटीजनशिप है वो एक संवैधानिक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जिसे हमें डायरेक्ट मिला है। लेकिन अगर कोई देश के बाहर का, कोई दूसरे देश का नागरिक अगर इंडिया की नागरिकता आई मीन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आता है। लेकिन ये जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसके डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है, अ पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करती है। जैसे सैमसंग इंडिया में काम कर रही है, फ़ोन पे यूज़ कर रही है, राइट। तो आई मीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन लिविंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। इस वर्ड को देखिए, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, यानी कोई आदमी इंडिया में 1 साल से अधिक से रह रहा हो। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, his her economic activities also lie in that country. That means जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हुआ? अर्निंग करना, इनकम जनरेट करना, राइट। तो उसकी अर्निंग भी कहाँ हो रही है? उसी कंट्री में, डैट कंट्री में। दो कंडीशंस हो गए। जैसे सपोज कि कोई इंडियन है, वो इंडियन सिटीजन है, बट वो रसिया में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और वहीं पे वो अर्निंग भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो वो सिटीजन तो इंडिया का होगा लेकिन रेसिडेंट इंडिया का नहीं होगा। वो रेसिडेंट कहाँ का होगा? रसिया का, राइट। तो एक सेम समय में एक व्यक्ति किसी एक कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है और दूसरे कंट्री का रेसिडेंट भी हो सकता है एक सेम टाइम में, राइट। जैसे इंडिया से लोग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, इराक में, डिफरेंट कंट्रीज में काम करने के लिए, यूएस, अमेरिका में जाते हैं। तो उस केसेस में क्या हो गया कि अगर मोर देन 1 ईयर अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी अर्निंग भी है, तो उस केसेस में इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ यूएस। सपोज कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, नेपाल का, वो इंडिया में आके पढ़ाई कर रहा है, राइट। तो वो अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो यहाँ पे मोर देन 1 ईयर से रह रहा है, राइट। लेकिन उसकी अर्निंग यहाँ नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट है, राइट। तो वो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहीं अगर काम शुरू कर दे, कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दे, फिर वो उस केस में वो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया कैलकुलेट होगा, राइट। जैसे एक कंडीशन और आती है, जैसे अगर सपोज कि रशियन एम्बेसी है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर लोकेटेड, वहाँ रसिया के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, रशियन एम्बेसीज में मोर देन 1 ईयर, क्या वो भारत के, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर, बट सेकेंड कंडीशन जो अर्निंग है वो उनका इंडिया से नहीं हो रहा है, उनकी सैलरी रशियन गवर्नमेंट से आ रही होगी, राइट। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं उसमें हम लेंगे मोर देन 1 ईयर, फर्स्ट कंडीशन कि वो पर्सन लिविंग इन अ कंट्री फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और सेकेंड
उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मेन अर्निंग लाई इन दैट कंट्री, उसी कंट्री में होना चाहिए दोनों काम। वो उस कंट्री में वो 1 साल से अधिक रह रहा हो, राइट, और उसी कंट्री में वो अर्निंग भी कर रहा हो, तो वो उस कंट्री का निवासी होगा, चाहे वो सिटीजन कहीं का भी हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस जीएनपी में नेशनल निवासियों की इनकम की बात होती है, जो इंडिया के निवासी हैं, ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनकी इनकम की बात होगी, राइट। क्योंकि इसमें क्या था, नॉर्मल रेसिडेंट की बात नहीं थी, ठीक है, इसमें डोमेस्टिक एरिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के डोमेस्टिक एरिया के अंदर बाहर से भी कंपनियां के काम करती है, सैमसंग भी काम कर रही है, होंडा भी कार बना रही है, ठीक है, तो वो बाहर के लोग भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो इनकम है ये ओनली नॉर्मल रेसिडेंट का है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट जो इंडिया में काम कर रहे हैं या इंडिया से बाहर, अगर वो इंडिया से बाहर उनकी इनकम अगर कैलकुलेट होती है तो उस कंडीशन में वो इंडिया से बाहर लेस देन वन ईयर के लिए रहते हैं, ठीक है, 1 साल से कम समय के लिए ही इंडिया से बाहर रहते हैं, राइट। तो ग्रॉस वैल्यूज क्लियर है, मार्केट वैल्यूज क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, टैक्स भी ऐड होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स, ठीक है। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, फिजिकल ईयर, राइट। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा देश में और विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार कीमत पर कुल मौद्रिक मूल्य बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, राइट। तो यहाँ क्या हो गया कि निवासियों द्वारा, यहाँ पे नागरिक वर्ड नहीं आया है, सिटीजनशिप यूज नहीं किया मैंने, निवासियों का यूज किया है, राइट, द्वारा देश में और विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तु, दैट इज अ फाइनल गुड्स। यहाँ क्या हो गया, फाइनल गुड्स जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स एवं सर्विस एवं सेवाओं का मार्केट वैल्यूज, बाजार कीमत मार्केट वैल्यूज पर कुल मौद्रिक मूल्य बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। क्लियर? तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस यही है कि जो जीडीपी है वो डोमेस्टिक एरियाज के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में बताती है, राइट। और जीएनपी जो देश के नागरिक हैं वो इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर, ठीक है, वो जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सपोज अब इसमें एक चीज़ आएगा कि अगर जैसे इंडिया में कोई काम कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने जैसे अगर सपोज देखा जाए तो कोई जैसे टाटा कंपनी है तो वो इंडिया में भी गुड्स प्रोड्यूस करती है और वो डिफरेंट कंट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ से उन्हें प्रॉफिट आता होगा। तो जो इंडिया के अंदर वो काम कर रही है वो कंपनी, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा कि उनकी इनकम यहाँ तो कैलकुलेट होगी क्योंकि जो डोमेस्टिक एरिया के अंदर टाटा काम कर रही है, लेकिन टाटा जो इंडिया से बाहर की अर्निंग आ रही है वो इसमें नहीं है। इसमें क्या है, उनकी दोनों इनकम है, इंडिया की भी इनकम और इंडिया से बाहर की भी इनकम ऐड है, राइट। तो जीडीपी और जीएनपी मेरे हिसाब से लग रहा है आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसी में एक छोटा सा पार्ट भी आता है इसका, स्मॉल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट ये हो गया NDPFC, ठीक है। नेट शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पे नेट। अब इसमें क्या होगा, नेट डेफिनेशन क्या आ जाएगी, नेट। एफसी क्या होता है, मनी वैल्यूज। मनी वैल्यूज, ठीक है, इसका होता है मनी वैल्यूज। उसके बाद डेफिनेशन सेम हो जाएगा, पी प्रोडक्ट
all final goods and services produced within the domestic territory of a country during accounting year. ये क्या हो जाएगा? NDP at MP. ऐसे ही NNP at FC, NIT, National Product at factor cost. राइट, ये क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? नेट वैल्यूज है। और एफसी का क्या होगा? मनी वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, और इसे बोलते हैं जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर सपोज हमारे पास जीडीपी, जनरली यही कैलकुलेट होती है, ये गिवन हो, तो हमें निकालना होगा एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। अब देखिए यहाँ ग्रॉस है, यहाँ नेट, ग्रॉस नेट, तो अभी क्या करना होगा? ग्रॉस से डिप्रिशिएटेड वैल्यूज माइनस करने होंगे, माइनस डिप्रिशिएशन, शॉर्ट में डिप बोलते हैं। अब यहाँ एमपी है, यहाँ एफसी है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, एमपी इजकल टू मार्केट प्राइस इजकल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो एमपी माइनस एनआईटी। राइट, इससे क्या हो जाएगा? ये जो एमपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस एनआईटी माइनस डिप। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी अगर एनएनपी एफसी निकालना हो और आपके पास जीएनपी एमपी गिवन हो, तो यहाँ भी सेम कंडीशन करेंगे, माइनस डिप माइनस एनआईटी। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर हमारे पास जीडीपी गिवन है तो हम जीएनपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। राइट, अब देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? पहले हमें इस दोनों के डिफरेंस को समझना होगा कि डिफरेंस क्या है। एक नेशनल लोगों का इनकम है, एक डोमेस्टिक एरिया का इनकम है। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ और इसके डिफरेंस को समझाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, इसमें जो प्लेस है, प्लेस वो वन प्लेस है, एक ही प्लेस है, डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक टेरिटरी।
लेकिन पर्सन दो तरह के लोग हैं। कौन कौन? एक है रेसिडेंट, जो इंडिया के रेसिडेंट हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं, मैंने कंडीशन आपको बता दिया है पहले। दूसरा नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कौन है? जो इंडिया में लेस देन 1 ईयर के लिए रहते हैं, जो दूसरी कंट्री के सिटीजन है, ठीक है, रेसिडेंट है, बट वो इंडिया में लेस देन 1 ईयर के लिए अगर रहते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। बट अगर वो मोर देन 1 ईयर के लिए रहते हैं तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। जैसे कि एक कंडीशन आती है, कोई अगर बॉर्डर का कंट्री है, जैसे सपोज कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर सेम है, और नेपाल का एक पर्सन रेगुलर इंडिया आता है जॉब करने के लिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे वो काम करता है इंडिया में और रहता है नेपाल में, राइट। अब इस केसेस में वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? सिटीजन तो शायद वो नेपाल का ही हो मे बी, बट वो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का होगा? तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नेपाल का होगा, राइट। तो उस केसेस में बट लेकिन वो काम कर रहा है इंडिया में, इंडिया के भौगोलिक सीमा के अंदर डोमेस्टिक एरिया में काम कर रहा है, तो उसकी वो जो काम कर रहा है उसके थ्रू जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिया के जीडीपी एट एमपी में कैलकुलेट होगी। इसीलिए दो तरह के पर्सन डोमेस्टिक एरिया में होते हैं। यहाँ नेशनल में देखें, प्लेस यहाँ दो होता है, 2 प्लेस। एक डोमेस्टिक एरिया या डोमेस्टिक टेरिटरी, और दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो फॉरेन, जो इंडिया के लोग, ये वो इंडियंस हैं जो इंडिया से बाहर लेस देन 1 ईयर के लिए रहेंगे, या फिर इंडिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे कंट्री के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहां से उन्हें डिविडेंड आती है। पर्सन एक ही है, 1 रेसिडेंट। तो एक बेसिक डिफरेंट है इन दोनों में, जीडीपी और जीएनपी में, राइट। ये हमारा क्या हो गया? ग्रॉस मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें डोमेस्टिक एरिया की बात की जाती है, उसके अंदर कोई भी प्रोड्यूस करता है आके, इंडियन कंपनी भी काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी काम कर रहे हैं, और बाहर की कंपनियां जो भी वो भी आके यहाँ काम कर रही है। बट ये क्या है? बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो इंडिया में कंटिन्यू मोर देन 1 ईयर रह रहा है और उसकी अर्निंग भी इंडिया में, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंडिया के अंदर हो रही है, राइट। तो अब जीडीपी, जीएनपी, जस्ट हम उसके जो नेट वैल्यूज़ में आएंगे, एनडीपी, एफसी और एनएनपी एट एफसी, दैट इज अ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। फर्दर मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।